अगला जो चैप्टर है वो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। गणित बोध से पहले करवा रहे हैं, फिर एनसीईआरटी से भी कराएंगे। दो बुकें हम कवर करेंगे, एक गणित बोध और दूसरी क्या कवर करेंगे, एनसीईआरटी। सबसे पहले गणित बोध में 6 नंबर चैप्टर से चल रहे हैं। 6 के पहले जो होंगे वो बाद में कवर करवाएंगे, क्योंकि कई स्कूलों के टेस्ट आने वाले हैं। तो 5 तक का लगभग सारे स्कूलों के टेस्टों में हो गया, तो अब 6 से लेके पहले आगे पूरा कवर करवाएंगे ताकि टेस्टों में हेल्प मिल सके। फिर जब ये कवर करवा देंगे जल्दी तो 6 के पहले चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, गणित बोध का, और एनसीईआरटी भी इसके बाद करवाएंगे 6वां चैप्टर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज के एक एक सवाल करते हुए चलेंगे, सब सवाल क्लियर होते रहेंगे। जहाँ पर हमें लगेगा जिस सवाल में थ्योरम की कोई ज़रूरत है तो पहले थ्योरम बताएंगे, फिर इसके बाद सवाल कराएंगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं 6A का पहला सवाल। अगर हम 6A का पहला सवाल देख पा रहे हैं तो तुम्हारी स्क्रीन पर 6A का पहला सवाल आ सकता है। रेखाखंड कह रहा परिभाषा ज्ञात करो, कह रहा रेखाखंड की परिभाषा ज्ञात करो। तो रेखाखंड किसे कहते हैं, सबसे पहले देखो 6 का पहला नंबर सवाल कह रहा रेखाखंड किसे कहते हैं, इस बात को समझो। अगर हम दो बिंदु ले लें और दो बिंदु ले लें और इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं। दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक छोटी सी रेखा ही क्या कहलाती, रेखाखंड। समझ में आया? दो बिंदुओं को देखो, दो बिंदु ले रहे हैं और दो बिंदुओं को मिलाती हुई क्या खींच दे, एक रेखा खींच दे। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक छोटी रेखा क्या कहलाएगी, रेखाखंड। तो कह रहा है रेखाखंड की परिभाषा क्या बताओ। तो ध्यान रखना, रेखाखंड की परिभाषा क्या लिखेंगे, 2 बार बताएंगे, याद करने की कोशिश रखना। हम कहेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा ही रेखाखंड कहलाती है। हम क्या कहेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा ही रेखाखंड कहलाएगी। जरा रेखाखंड की हेडिंग डालो और लिखो जरा रेखाखंड की डेफिनेशन। लिखो दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा ही दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा ही रेखाखंड कहलाती है। चलो, आई थिंक रेखाखंड सबको क्लियर हो गया, इसमें किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है? चलो अगला जो है पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किरण की परिभाषा बताओ। किसकी परिभाषा बताओ, किरण की। बोला मार्कर लो सर। चलो, कह रहा किरण की परिभाषा बताओ। तो देखो अभी हमने रेखाखंड की परिभाषा पढ़ी थी। रेखाखंड क्या होता है, इस तरीके का एक रेखाखंड होता है। अगर इसी रेखाखंड को एक दिशा में हम अनंत तक बढ़ा दें, ये रेखाखंड है, इसी रेखाखंड को हम एक दिशा में बढ़ाते रहे, कब तक, अनंत तक बढ़ा दे। कहां तक बढ़ा दे, अनंत तक। मतलब इस रेखा को एक ही दिशा में बढ़ा दे अनंत तक। कहां तक बढ़ा दे, अनंत तक। हमें नहीं पता कितनी दूरी तक जा रहा है, हमें ये भी नहीं पता कितनी दूरी तक का जा रहा है, अनंत तक बढ़ाते रहे। तो यही जो रेखाखंड है वो क्या कहलाने लगती है, किरण कहलाने लगती है। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि अगर किसी रेखाखंड को अनंत तक एक ही दिशा में बढ़ा दिया जाता है तो वही रेखाखंड किरण कहलाती है। बताओ भैया, इसमें समझने में किसी कोई दिक्कत है? तो अब 2 बार डेफिनेशन याद करेंगे, 2 बार बोलेंगे, याद करने की कोशिश करना है। किरण की डेफिनेशन पूछ रहा, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन की किरण की परिभाषा लिखो। तो हम कहेंगे यदि किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ा दिया जाता है तो वह किरण कहलाने लगती है। समझ में आया? दूसरी बात सुनो, हम कहेंगे यदि किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ा दिया जाता है तो वह रेखाखंड किरण कहलाने लगती है। हेडिंग डालो किरण, देखो जरा।
देखो यदि किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ा दिया जाता है तो वह किरण कहलाती है। देखो अगला जो तीसरा नंबर का सवाल है 6A का तीसरा, मेरा प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? जैसे मान लो दो लाइनें हैं, एक ये लाइन है, ठीक है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर दें, कैसे? एक रेखा ये है, देखो दूसरी रेखा ये है, और इस वाली रेखा को आपस में क्या कर दिया? कट कर दिया। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हूँ, क्या करती हूँ? काटती हूँ, तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये एक AB एक रेखा थी और एक रेखा क्या थी? CD। AB रेखा ने और CD रेखा ने आपस में एक दूसरे को क्या करा? कट कर दिया। यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, उसको बताओ। क्या बात नहीं समझ में आ रही है? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं फिर से सुनना, हम 2 बार डिफिनेशन बोलेंगे, याद करने की कोशिश करना। पहली बार हम कहेंगे यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दूसरी बात सुनना, हम कहेंगे यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आया? हेडिंग डालो प्रतिच्छेदी रेखाएं और लिखो जरा। देखो यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। चले, हो गया? चौथा जो पॉइंट है वह समांतर रेखा है। समांतर रेखा को समझो। अभी तक हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ा, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काट दे तो क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काट पाए, चाहे तुम जहां तक पढ़ा ले जाओ, पर वो दो रेखाएं एक दूसरे को कभी काटे ना, तो वो रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। जैसे AB एक रेखा हो गई और जैसे ये AB एक रेखा है और ये क्या है? CD। ठीक है। यदि ये दो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटें, और साथ ही वो परस्पर समान एंगल बनाते हुए चले, समान कोण बनाते हुए चले आपस में। जैसे अगर इनके बीच की दूरी देखोगे समान रहेगी, इनके बीच की दूरी देखोगे समान रहेगी। मतलब यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी ना काटें और उनके बीच की दूरी जहां तक चल रही है हमेशा उन दो रेखाओं के बीच की दूरी हर स्थिति में क्या रहे? समान रहे। मतलब जितनी यहाँ पर है दूरी उतनी दूरी यहाँ रहे, उतनी दूरी यहाँ रहे। बात नहीं समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ कम दूरी है और यहाँ दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि दो रेखाएं
एक दूसरे को कभी ना प्रतिच्छेद करें, कभी प्रतिच्छेद ना करें। कभी प्रतिच्छेद ना करने का मतलब क्या, एक दूसरे को कभी काटे ना। यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तथा उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, तो ऐसी दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? तो समांतर रेखाओं की दो बार डेफिनेशन बोलेंगे, याद करने की कोशिश करना। हम कहेंगे यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी ना काटें तथा उनके बीच की दूरी हर स्थिति में क्या रहे, समान रहे, तो वह दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। हम कहेंगे यदि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटें तथा उनके बीच की दूरी हर एक स्थिति में समान रहे, तो ऐसी दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला है संरेख बिंदु। देखो संरेख बिंदु क्या होते हैं। जैसे कोई एक ही लाइन में या एक ही तल में, एक लाइन में या एक तल में, और इसी तल में दो या दो से अधिक बिंदु है। इसी लाइन में एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। अगर किसी लाइन में दो या दो से अधिक बिंदु है तो सारे बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगे। अगर एक ही तल में या एक ही लाइन में दो या दो से अधिक बिंदु होंगे तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगे। बात नहीं समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे संरेख बिंदु की डेफिनेशन क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक ही तल पर स्थित दो या दो से अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। दूसरी बात समझो, हम कहेंगे एक ही तल पर स्थित दो या दो से अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो हेडिंग डालो संरेख बिंदु और डेफिनेशन लिखो। देखो एक ही तल पर स्थित दो या दो से अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। अगला क्या है, संगामी बिंदु। संगामी रेखाएं कि संगामी बिंदु है? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी इसके पहले हमने कौन सा बिंदु बताया था? संरेख बिंदु बताया था। संगामी रेखाएं, संरेख बिंदु क्या था, जब एक ही तल पर दो या दो से अधिक बिंदु थे तो क्या कहलाते थे? संरेख बिंदु। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, जब एक ही तल पर कई रेखाएं होती हैं। जैसे मान लो ये एक तल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये एक हमने एक बिंदु बना दिया, इसी बिंदु से कई रेखाएं होकर जाएं। एक ये रेखा होकर गई, एक ये गई, एक ये गई, तो ये जो बिंदु है ये कहलाएगा संगमन बिंदु। क्या कहलाएगा? संगमन बिंदु। और इससे होकर जाने वाली कई रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। समझ में आया? तो एक ही तल पर, एक ही तल या एक ही बिंदु से होकर जाने वाली कई रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं तथा वह उभयनिष्ठ बिंदु संगमन बिंदु कहलाता है। बात नहीं समझ में आ रही? देखो इसी बिंदु से ये रेखा जा रही, इसी बिंदु से ये, इसी बिंदु से ये और इसी बिंदु से ये, तो एक ही बिंदु या एक ही तल से गुजरने वाली रेखाएं, एक ही तल या एक ही बिंदु पर से गुजरने वाली कई रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं तथा वह उभयनिष्ठ बिंदु संगमन बिंदु कहलाता है। समझ में आया? दो बार डेफिनेशन बोलेंगे, याद करने की कोशिश करना। हम कहेंगे एक ही तल या एक बिंदु से गुजरने वाली कई रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं तथा वह बिंदु संगमन बिंदु कहलाता है। दूसरी बात सुनो, हम कहेंगे एक ही तल या एक बिंदु से गुजरने वाली कई रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं तथा वह बिंदु संगमन बिंदु कहलाता है। अगली बात सुनो, हम कहेंगे एक ही बिंदु या एक ही तल से गुजरने वाली कई रेखा संगामी रेखाएं कहलाती हैं तथा वह बिंदु संगमन बिंदु कहलाता है। चलो लिख लो अपने मन से। अपने मन से लिखो जरा।
अगली लास्ट सेटिंग चले। अगला जो पहले का लास्ट क्वेश्चन है, पहले का 7वां, कह रहा तल की परिभाषा बताओ। किसकी बताऊं? तल की। ये सारी परिभाषा सबको समझ में आ रही है, याद हो रही कि नहीं याद हो रही भैया? चलिए अगला का तल क्या होता है? तल क्या होता है? देखो कोई एक ऐसी सतह ले लो, मान लो एक ऐसी सतह है ना, ऐसी सतह है। इस सतह में कोई दो बिंदु ले लो, ठीक है, दो बिंदु ले लिए। एक सतह ले लो, इस सतह में कोई दो बिंदु ले लो और इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखा ले लो, ठीक है। और इस रेखा में कई बिंदु दर्शा दो, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पूरी लाइन है, यही क्या कहलाने लगेगी? तल। यही लाइन जिस सतह पे खींची गई वही सतह क्या कहलाने लगेगी? तल। मतलब एक सतह ली, इस सतह में दो बिंदु लिए और इन दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींची। और इस रेखा में, ये जो रेखा है, इस रेखा में जितने बिंदु हैं, इस रेखा में जितने भी बिंदु हैं, वो जो जिस सतह पे ये खींची गई उस सतह पे भी वही बिंदु हों, तो वही सतह तल कहलाने लगता है। मतलब यदि किसी सतह पर दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दें, यदि किसी सतह पर दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दें और उस रेखा में कई बिंदु हों, उस रेखा में कई बिंदु हों जो उस सतह पर भी हों, तो वही सतह तल कहलाने लगती है। बात को समझना, थोड़ी सी कठिन डेफिनेशन है, हालांकि सतह तुम लोग समझ आसानी से सकते हो कि ये जो है ये सतह ही है जिस पर रेखा खींची गई है, पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कठिन है। हम क्या कहेंगे? यदि किसी सतह पर दो बिंदु हो, यदि किसी सतह पर दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा हो और उस रेखा में कई बिंदु हों, और जो उस रेखा में कई बिंदु हों वो उस सतह पर भी हों। भाई इस रेखा में जो बिंदु होंगे, ये जिस सतह पे खींची जा रही होगी वो सतह में भी बिंदु होंगे ना सेम, तो उस सतह पर भी, तो वो जो सतह है, मतलब ये रेखा जिस सतह पे खींची गई है वही सतह क्या कहलाएगा? तल कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम कहेंगे यदि किसी सतह पर दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींची गई हो और उस रेखा के कई बिंदु उस सतह पर भी उपस्थित हो, तो वही सतह तल कहलाएगा। तो सबसे पहले तल फर्स्ट नंबर करा दिया था। सेकंड नंबर में आओ। सेकंड नंबर में कैसा चित्र बना है? क्या रहा है 6A में कह रहा है कि 6 बिंदुओं ज्ञात करूं। 6A का दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है 6 बिंदु ज्ञात करूं। तो 6 बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को ध्यान दो। हमको इस पूरी आकृति में 6 बिंदु देखने हैं। तो कौन कौन से 6 बिंदु? देखो, एक ये बिंदु दिख रहा है, दूसरा बिंदु ये दिख रहा है, एक 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 ये दिख रहा है। 4 बिंदु तो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं। कौन कौन से 6 बिंदु हैं? 6 बिंदु कौन कौन से? देखो भैया, एक ये दो बिंदु, देखो जहां दो रेखाएं काट रही भाई एक बिंदु हो जाएगा। तो एक तो ये A है, एक तो एक C है, तो A, C, दूसरा B, D। जहां जहां पॉइंट है कोई भी 6 पॉइंट लिख सकते हो, B, D, और चाहो तो P और R भी लिख सकते हो। मतलब ये जो है A, C, B, D और P और R, ये सब क्या है? बिंदु ही हैं। तो लिख सकते हो P और R, कुछ भी लिख सकते हो। ये जितने भी A, B, C, D, कोई भी बिंदु लिख दो, कोई भी बिंदु लिख दो। ये A, B, C, D, E, G, P, R, B, H, S, F, Q, N, ये सारे बिंदु हैं। इनमें से तुम्हें कोई 6 बिंदु लिखने, तो तुमने 6 बिंदु लिख दिए, कोई भी 6 लिख सकते हो। बात समझ में आई? पहला सवाल, कोई समस्या है? इसके बाद दूसरे सवाल में 6वें के कह रहा है, पहला हो गया, दूसरे का पहला हो गया। दूसरे क्या कह रहा है? मेरा 5 रेखाखंड लिखो। रेखाखंड का मतलब हमने क्या बताया था? हमने कहा था किसी रेखा का टूटा हुआ भाग रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये पूरी देखो रेखा है,
इस पूरी रेखा का अगर ये देखो ईजी क्या है, एक रेखा खंड, ये पूरी रेखा है, इस पूरी रेखा का एक टूटा हुआ भाग ईजी हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? किसी मान हमने रेखाखंड की परिभाषा क्या बताई थी, मान लो कोई रेखा है और उस रेखा का एक छोटा सा पार्ट टूट जाए तो यही क्या कहलाएगा, रेखा खंड। ठीक है, तो अब जैसे देखो ये पूरी रेखा है, इस रेखा का एक पार्ट ही हमको मिल गया ईजी, ईजी क्या होगी हमारी एक रेखा खंड। और भी हमको FH भी क्या होगी, एक रेखा खंड। और क्या होगी रेखा खंड, EG EF भी हमारी क्या होगी, एक रेखा खंड, तो EF भी कह सकते हैं। और क्या रेखा खंड होगी, GH भी हमारी क्या होगी, एक रेखा खंड। और क्या हो सकती है भैया बताओ जरा, क्या MN को हम लोग रेखा खंड कह सकते हैं, कह सकते हैं। और बताओ भैया क्या रेखा खंड हो सकती है, क्या हम लोग RG को रेखा खंड कह सकते हैं, तो कह सकते हैं RG को भी हम लोग रेखा खंड कह सकते हैं। समझ में आया, तुमको कितनी रेखा खंड लिखनी थी, 5, क्या हम लोग 5 लिख चुके हैं। समझ में आया रेखाखंड का मतलब, कोई भी रेखाखंड लिख दो, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, रेखा खंड है। समझ में आया, बस रेखाखंड में कौन नहीं आएगा, रेखाखंड में जो पूरी रेखा है, ये पूरी जो लगी है इस तीर से लेकर इस तीर तक का ये पूरी रेखा है, और इस पूरी रेखा के बीच में कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लोगे, इस पूरी रेखा के बीच में कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लोगे, वो क्या कहलाएगा, रेखा खंड। बात समझ में आ रहा है, कोई समस्या है बताओ भैया। इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर सवाल में, कह रहा 4 किरणें बताओ, 4 किरणें बताओ। किरणें क्या होती हैं, हमने कहा ध्यान रखना, किसी भी लाइन में ऐसा निशान लगा रही था तो ये पूरी एक किरण मानी जाती है, क्या मानी जाती है, एक किरण। ऐसा निशान लगाओ, कल हमने किरण की परिभाषा कराई थी और कहा था कि ऐसी एक रेखा है अगर किसी अनंत तक का बढ़ रही तो क्या कहलाएगी, किरण। मतलब ऐसे तीर का निशान लगाओ तो क्या कराएंगे, किरण। तो अब देखो भैया, एक किरण तुमको ये दिखाई पड़ रही है, अगर तुम देखना चाहो तो हम देख सकते हैं कि ये वाली किरण कौन सी है, एक किरण हमारी क्या है बताओ जरा, ये FQ जो है या EQ, ये जो EQ है ये क्या है हमारी भैया बताओ जरा, एक किरण है। एक किरण दिखाई पड़ रही कि नहीं, या ये पूरी ले लो, PQ क्या है हमारी, यहां से ले लो, EQ क्या है हमारी बताओ जरा, किरण, EQ एक किरण है। दूसरी किरण क्या बताओ जरा, GS, क्या है, GS। ठीक है, कोई दिक्कत है, अब बताओ दूसरी, ये भी तो इधर साइड जा रही है, ये लिख सकते हैं GA, क्या लिख सकते हैं, GA। दूसरी क्या ले सकते हैं, H और C, मतलब कोई भी ले लो। अब ये है D है, इसके पहले कोई पॉइंट ले लो, F और D। 5 किरण बतानी थी कि 4 बतानी थी, 4 बतानी थी, कोई भी ले लो। समझ में आया किरणें कौन सी ले रहे हैं, देखो ये तीर का निशान लगा है तो लास्ट वाला पॉइंट लो और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो E ले लिया तो EQ हो गई। ये लास्ट वाला ये S है तो ये S तो लेंगे, यहाँ कोई ले लो G, दूसरी किरण ये हो गई। तीसरी देखो ये किरण जा रही है, इधर साइड की ओर तीर का निशान है तो ये तो लेंगे ही A, और ये क्या ले लेंगे, G। इधर साइड तीर का निशान है तो ये C लेंगे ही, H ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके G ले ले B, मतलब जिधर साइड तीर का निशान है वही क्या कहलाएगी, किरण। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बताओ भैया कोई समस्या है। चलो अब आगे चलते हैं, 5वें सवाल में चलते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 4 संरेख बिंदु ज्ञात करो। संरेख बिंदु क्या होते हैं, कल हमने बताया था, मान लो कोई एक लाइन है और उस लाइन में अगर बहुत सारे बिंदु हैं, एक ही लाइन में जब कई बिंदु आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे कोई भी संरेख बिंदु देख लो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली लाइन उठा लें, ये वाली लाइन उठा लें तो एक आ रहा है, M आ रहा है, E आ रहा है और क्या आ रहा है, G। 4 संरेख बिंदु में मिल गए AM EG। भाई देखो ये एक ही रेखा है और इस एक रेखा में 4 बिंदु इसी रेखा में आ रहे हैं तो ये चारों बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु। अगर किसी लाइन में कोई बिंदु आ रहा है, एक ही लाइन में जब कई बिंदु एक साथ आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। कोई भी उठा सकते हो, चाहो तो इस लाइन के सारे उठा लो, CNFH, चाहो तो इस लाइन को उठा लो AEG, चाहो तो इस लाइन को उठा लो GP, मतलब एक ही लाइन के कोई बिंदु उठा लो वो क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु। समझ में आ रहा है, तो हमने 4 संरेख बिंदु पूछा तो हम कह लेंगे A, M, E और G। तो A, M, E और G, ये 4 क्या है भैया बताओ जरा, संरेख बिंदु। कोई समस्या है। इसके बाद देखो 6A के दूसरे का 4 हो गए, 6A के दूसरे के 5 हो गए, दूसरा तीसरा चौथा, अच्छा सॉरी 5वां करवा दिया मैंने, चौथा नहीं करवाया। चौथा देख लो, चौथा कह रहा है कि 4 रेखाएं बताओ। अच्छा अब रेखा क्या होती है तुम समझो, रेखा और रेखाखंड में अंतर है। रेखा, रेखाखंड और किरण 4 चीजें होती हैं। किरण क्या होती है, जो तीर वाला होता है उसे किरण कहते हैं। ठीक है, हमने बताया था अगर एक और एरो बनाओ इसका मतलब होता है वो किरण अनंत तक का जा रही है, वो रेखा अनंत तक जा रही हो, जो अनंत तक जा रही है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं।
और रेखा क्या होती है, ये पूरी चीज, ये जो पूरी है ए टू बी, ये क्या कहलाएगी, रेखा। और इसी रेखा का एक छोटा सा पार्ट तोड़ दिया, जब मान लो ये रेखा है, इसी रेखा का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाएगा, रेखा खंड। बात मेरी समझ में आ रही। किरण क्या कहलाएगी, यहां से लेके यहां तक की पूरी क्या कहलाएगी, किरण, क्योंकि ये क्या भैया एक दिशा में जा रही तो क्या होगी, किरण। अब किरण का एक छोटा सा पार्ट, अब ये पूरी किरण हो गई। अब इस किरण में यहां से लेके यहां तक का क्या कहलाएगी, रेखा। एक निश्चित बिंदु है ना, बी से लेके ए तक का क्या है, एक निश्चित बिंदु है, तो ये क्या कहलाएगी भैया बताओ जरा, रेखा। और इस रेखा का एक छोटा सा पार्ट, इस पूरी रेखा का एक छोटा सा पार्ट क्या है, ईजी, ये क्या कहलाएगा, रेखा खंड। अभी फिलहाल रेखा पूछ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, मतलब कोई किरण है, मान लो कोई किरण है और इसके दो अंतिम पॉइंट लिख लेना, मतलब इस किरण का यहाँ जो अंतिम पॉइंट हो यहाँ से, और इस किरण का यहाँ से जो अंतिम पॉइंट हो, दो अंतिम पॉइंट ले लेना, यही क्या कहलाएगा, रेखा। जैसे यहाँ इस पूरी किरण देखो, ए और क्या है, बी, ये ए बी क्या कहलाएगी, किरण, ए बी क्या कहलाएगी, रेखा, क्या कहलाएगी, रेखा। इसमें देखो सी और डी, इस पूरी में देख लो पी और क्यू और आर और एस, तो पी क्यू और आर एस, ये क्या कहलाएंगी, चार रेखाएं। समझ में आया। दूसरे नंबर के 5 सवाल हो गए, जरा ये उतार लो फिर आगे चलें। अगला सवाल ये है, देखो ये सवाल दिया गया तीसरा नंबर, तीसरा नंबर सवाल दिया गया है। तीसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है, तीसरे का पहला नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म तथा उनके प्रतिच्छेदन बिंदु। अच्छा, हमने क्या बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, हमने कहा था प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो वो क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कल के वीडियो में बताया था। अब इन दोनों में कोई ऐसी दो रेखा देख लो जो एक दूसरे काटती है, तो देखो एक ये रेखा और एक ये रेखा, देखो ई एफ है, ये देखो ई एफ और जी एच, क्या ये दो रेखा एक दूसरे को काटती नहीं दिख रही है, बताओ जरा, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तुम क्या कह सकते हैं, ई एफ और जी एच, ये दो रेखा एक दूसरे को काट रही, तो यही दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। देखो एक ये रेखा और एक ये रेखा, देखो एक ये और ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो यही लिख दें, क्या लिख देंगे, ई एफ और जी एच क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और कह रहा है उनका प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है, जहां दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं। अब देखो ये ई एफ है और ये क्या है, जी एच। ई एफ और जी एच किस बिंदु पे काट रही है एक दूसरे को, आर बिंदु पे, आर पे काट रही ना। देखो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रही हैं, आर बिंदु पे, तो यही इसका क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा भैया बताओ जरा। इसमें किसी कोई समस्या है, जो देखो दो रेखाएं एक ये और एक ये काट रही, तो प्रतिच्छेदी रेखा, और जिस बिंदु पे काट रही है क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु। कोई समस्या है बताओ जरा। अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा तीन संगामी रेखाएं तथा उनका संगमन बिंदु। हमने क्या कहा था, अगर किसी पॉइंट से होकर कई रेखाएं गुजरती हैं तो वो क्या कहलाती है, संगामी रेखाएं। अगर किसी तल से होकर तीन रेखाएं गुजरती, जैसे मान लो हमने कहा था ये पॉइंट है 1 2 3, तीन रेखाएं गुजर गई, तो ये वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं, क्योंकि ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और किसी एक बिंदु से होके गुजर रही हैं, ये संगामी रेखाएं कहलाएंगे। ये जो बिंदु कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, संगमन बिंदु। तो हमको इस चित्र में ढूंढना है ऐसी कौन सी तीन रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं। तो देखो एक ये रेखा, दूसरी ये रेखा और तीसरी ये रेखा, तीन रेखा तुमको समझ में आ रही है। पहले इस रेखा की बात करो, ए बी है एक रेखा, कौन सी है, ए बी। फिर इस रेखा की बात करो ई एफ, और इस रेखा की बात करो तो जी एच। कौन कौन सी है, ए बी, ई एफ और जी एच। ये तीन रेखाएं कैसी हैं बताओ जरा, संगामी रेखाएं। क्यों संगामी रेखाएं, क्योंकि ये एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। देखो इस बिंदु से होकर जा रही है, ये वाली भी इसी बिंदु से होकर जा रही है, ये भी इसी बिंदु से होकर जा रही हैं। देखो एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, तीनों रेखा एक ही बिंदु से होकर जा रही, तो ये कैसी कहलाएंगी, ये तीन, एक रेखा, दो रेखा और तीनों रेखा, तीनों रेखाएं कैसे कहलाएंगे, संगामी रेखा। और जिस बिंदु से होकर गुजर रही है या जिस बिंदु पे काट रही है वो क्या कहलाएगा, संगमन बिंदु। तो संगमन बिंदु क्या कहलाएगा बताओ जरा, आर। क्या कहलाएगा, आर। तो आर हमारा क्या कहलाएगा, संगमन बिंदु। बताओ कोई समस्या भैया इसमें,
तीन रेखा एक दूसरे को कट कर रही हैं तो तीनों संगामी रेखाएं, और जिस बिंदु पे कट कर रही है वो क्या कहलाएगा? संगमन बिंदु। किसी कोई समस्या है? बताओ भाई, कोई समस्या किसी को? चलो आगे चलते हैं। कह रहा है तीन किरणें, ये दूसरा सवाल था, कह रहा तीन किरणें बताओ। अब वही बात है किरणों की, किरणों की हमने कहा था जहां तीर लगाओ उसके एक पहले से पॉइंट लेना और यहां तक का ले लेना। RS तीर लगाएं, RF तीर लगाएं, PB, समझ में आया? कोई भी तीर ले सकते हो, जहां तीर लगाए उसके पहले वाला पॉइंट लेना G और किसी एक पॉइंट तक का ले लेना, तो RG हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये किरण? RG। अब दूसरी यहाँ तीर लगाएं तो RF, तीसरा कोई तीर ले लो RA। बात समझ में आई? कौन कौन सी तीन किरण है? RG, RA और RF। तो RG, RF और RA तीन किरण है। बात समझ में आ रही कि नहीं? किरण कैसे पहचानेंगे? हमने कहा था जो अनंत तक का जाए, और अनंत तक का कैसे पहचानोगे? अगर किसी का आगे तीर लगाए तो वही अनंत तक का जा रही है। जैसे ये जाएगी, ये जाएगी और ये जाएगी, तीनों जाएंगी, तीनों किरणें। और किरणों का नाम कैसे लिखेंगे? AR, RG और RF। समझ में आया? चलो चौथा पॉइंट, दो रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या बताए थे? हमने कहा था किसी भी रेखा का सबसे छोटा पार्ट रेखाखंड कहलाता है। इस पूरी रेखा में जो सबसे छोटा पार्ट होगा वही रेखाखंड कहलाएगा। तो इस पूरी रेखा में सबसे छोटा पार्ट ये है, तो एक ये ले लो, एक ये ले लो और एक ये ले लो, कोई भी छोटा पार्ट ले लो। एक ये ले लो, एक ये ले लो, दो ही लेने, तो एक RQ ले लो और एक क्या ले लो? RP। छोटे छोटे कोई भी दो छोटे पार्ट ले लो, तो RQ और RP क्या कहलाएंगे? RQ और RP क्या कहलाएंगे? रेखाखंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो उतार लो। एक बिंदु से गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कह रहा है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आ भाई चौथे के पहले नंबर पे, तो हमको पता अगर कोई एक बिंदु है तो इसे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, असंख्य। कैसे? देखो ये भी खींची जा सकती है, ये भी खींची जा सकती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। किसी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य। इसका आंसर क्या होगा? असंख्य। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या है? चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है किन्हीं दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा है किन्हीं दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से तो हमने देख लिया असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। कह रहा दो बिंदु, मान लो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। अब इन दोनों बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो दो बिंदुओं को मिलाती हुई केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कैसे? यहाँ से चालू करो, यहाँ। अब क्या इसके अलावा कोई दूसरी रेखा निकल सकती है? नहीं निकल सकती। इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरे का, चौथे का? हम कहेंगे कि दो बिंदुओं से केवल कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक। बात समझ में आया? तीसरे क्वेश्चन में चलें। कह रहा दो रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? कह रहा दो रेखाएं, तो हमको पता है मान लो एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। तो मान लो एक अगर ये रेखा दूसरी रेखा ये, तो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। क्या ये एक के अलावा किसी और बिंदु पर काट रही है? नहीं काट रही ना। तो दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। क्या इसके अलावा ये रेखा किसी और बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है? नहीं। क्या कर रही है? नहीं कर रही है। तो दो रेखाएं अगर दो सीधी रेखाएं हैं तो केवल कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि दो रेखाएं केवल एक ही बिंदुओं पर काटेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चौथे के तीसरे का आंसर क्या है? कह रहा दो रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है? तो उसका आंसर क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके बाद चौथा है, कह रहा यदि ABC तीन संरेख बिंदु हैं। क्या कह रहा है? कह रहा यदि ABC तीन संरेख बिंदु हैं तो उससे निर्मित रेखाखंडों के नाम लिखें। ठीक है, तो लिख देंगे ABCE हो जाएगा। समझ में आया? ABCE हो जाएगा। चलो भाई जरा ये पहले क्वेश्चन उतार लो, फिर चलते हैं। चौथा वाला चाहो तो एक बार देख लो आंसर के जैसे। कह रहा तीन बिंदु एक ही लाइन पर है, तो देखो ये तीन बिंदु एक ही लाइन पर है ना? तो इसका नाम दे दो A, B और
सी। ये ए बी सी 3 लाइन पे, तो कह रहा अब इसके कैसे लिखेंगे, कह रहा है कि रेखाखंड कैसे लिखेंगे। तो एक तो ये रेखाखंड बन गया ए बी, बन गया ना, ऐसे लिख देंगे ए बी। दूसरा रेखाखंड क्या बन गया, बी सी। और तीसरा रेखाखंड ये पूरा दिख रहा है, कौन सा रेखाखंड दिख रहा है, ए बी। तो ए बी बी सी और ए सी दिख रहा है 3 रेखाखंड। अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पे 3 रेखाखंड, एक ये और एक ये पूरा। बात समझ में आ रही है। चलो ये 4 क्वेश्चन हो गए, उतार लो जरा 2 मिनट में। चले अगला चले ट्रू फॉल्स की तरफ। आई थिंक ये उतार लिया होगा। आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहा है 5वें में 10 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले, अच्छे से देखते समझो। क्या कह रहा है, पहला देखो, कह रहा है कि एक रेखाखंड की निश्चित लंबाई नहीं होती है। कह रहा है एक रेखाखंड की निश्चित लंबाई नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको पता है, ये बात बिल्कुल सही है कि रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है। कैसे, जब मैंने बताया था कि ये रेखा है, मान लो ए बी रेखा है, तो रेखा तो हो सकता है रेखा इन्फिनाइट तक जाए, हो सकता है रेखा कहाँ तक का जाए, इन्फिनाइट तक। यहाँ भी इन्फिनाइट तक जाए, यहाँ पर भी इन्फिनाइट तक जाए। पर रेखाखंड क्या होता है, इसके बीच का कटा हुआ पार्ट ही क्या कहलाता है, रेखाखंड। तो रेखाखंड की लंबाई तो निश्चित होती है, क्योंकि रेखाखंड क्या होता है, किसी भी लाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है। तो इसकी लंबाई क्या होती है, रेखाखंड की लंबाई हमेशा क्या होती है, निश्चित। पर अगर रेखा कहें तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, क्योंकि रेखा यहाँ भी अनंत तक का जाती है, यहाँ पर भी कहाँ जाती है, अनंत तक। तो रेखा दोनों तरफ से अनंत तक जाती है, इसलिए रेखा की लंबाई नहीं निश्चित होती। पर अगर रेखाखंड की बात करूं तो रेखाखंड रेखा का कटा हुआ भाग होता है, इसलिए इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित। देखो निश्चित दिख रही ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो हम कहेंगे जो रेखाखंड की लंबाई है वो क्या होती है, निश्चित होती है। पर रेखाखंड की रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, पर रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। देखो रेखा यहाँ हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, यहाँ नहीं पता कहाँ तक जा रही है, इसलिए रेखा की लंबाई तो निश्चित नहीं होती। पर रेखाखंड साफ साफ समझ में आ रहा है, ये पार्ट है, साफ साफ दिख रहा है। इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिख रहा है साफ साफ, इसका एंड पॉइंट दोनों दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं। तो इतने निश्चित, तो रेखाखंड की लंबाई हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है एक रेखाखंड की निश्चित लंबाई नहीं होती, तो इसका अपोजिट दे रखा है, यानी कि क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। हमको पता है रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित, पर इसमें क्या दे रखा है, निश्चित नहीं होती, इसलिए कथन कैसा होगा, असत्य, यानी कि फॉल्स। एफ लिख देना। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है एक किरण का कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो हमने समझाया था कोई भी किरण होती है वो एक तरफ से निकलती है और इन्फिनाइट तक जाती, पर कह रहा है कोई अंत बिंदु नहीं है। तो बिंदु तो है अंत, देखो यहाँ पर है बिंदु की नहीं है, हालांकि यहाँ इन्फिनाइट तक जा सकती किरण, यहाँ पर कहाँ तक जाएगी, इन्फिनाइट तक। पर कम से कम इसका एक अंत बिंदु तो है, जिसे रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं, यहाँ से भी नहीं है और यहाँ से भी नहीं है। पर किरण जब जा रही आगे की ओर, तो इधर साइड तो अनंत तक जाएगी, पर जहां से निकली है वहां पर तो इसका निश्चित बिंदु होता ही है। मान लो लाइट मार रहे हैं टॉर्च से, तो ये टॉर्च से लाइट निकल रही, तो लाइट का यहाँ से तो कोई ना कोई निश्चित बिंदु है ही। अभी लाइट कहाँ तक जा रही है, तो इसका आगे वाला निश्चित बिंदु नहीं है, पर जहां से निकल रही कम से कम वो बिंदु तो क्या है, निश्चित होता है। समझ में आया। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो किरण है उसका जो किरण है उसका एक अंत बिंदु होता है। एक अंत बिंदु, देखो एक एंड पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक एंड पॉइंट दिख रहा है, पर दूसरा एंड पॉइंट नहीं दिख रहा। तो कह रहा कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो गलत बात है, एक एंड पॉइंट कम से कम होता है। इसमें कह रहा कोई अंत बिंदु नहीं होता, नहीं कोई तो है, कोई तो है। तो
तो ये कथन भी कैसा होगा, असत्य, फॉल्स होगा। हमारी अभी तक का सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? थर्ड नंबर पे चला जाए। चलो, कह रहा है एक रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। अभी ने बताया एक रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती परंतु रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। तो ये वाला कैसा कथन है, ट्रू है। ट्रू, बात समझ में आया। चौथे कथन में चला जाए। चौथा कह रहा है ए बी और बी ए क्या एक ही लाइन में होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ ए बी कह दें तो ए बी और बी ए क्या दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे है कि नहीं? देखो ए बी और बी ए क्या एक ही लाइन पर है कि नहीं? ये कथन कैसा है बता जरा भैया, क्या बात नहीं समझ में आ रही है? पांचवें सवाल में चला जाए, इसके बाद उतारने का मौका देंगे। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी और बी ए। अच्छा पहले 4 सवाल उतार लो, फिर इसके बाद आगे के 6 करवा के पूरे 10 करवा लेते हैं। जरा बता दो। चलो भैया, चलो अगले सवाल में चला जाए। छठवां कह रहा है, पांचवा सवाल कह रहा है ए बी और बी ए क्या एक ही किरण को निरूपित करते हैं। अब देखो किरण की बात है, जैसे मान लो ये किरण है, यहाँ से चली इंफिनिटी तक जा रही है, मान लो किरण है यहाँ से चली इंफिनिटी तक जा रही है, ये किरण ए है, ये क्या है बी। अब क्या कह रहा है ए बी और बी ए एक ही जैसी किरण होगी? नहीं होगी। क्यों? ए बी देखो, बी पॉइंट का कोई हिंट है नहीं, ए बी में देखो बी पॉइंट का कोई हिंट नहीं है। पर बी ए क्या ए बी और बी ए जैसी दिख रही? नहीं। क्यों? ए बी में देखो बी की तरफ निशान है, बी ए देखो क्या वैसी सेम चीजें दिख रही हैं? दिख रही हैं? नहीं दिख रही। अगर ये सीधी लाइन होती तो कह सकते हैं ये और ये एक जैसी दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही है? पर क्या आगे दिखकर निशान लग गया तो क्या ये एक जैसी दिख रही है? नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि किरण में एक तरफ एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एंड पॉइंट नहीं होता और एक तरफ एंड पॉइंट होता है। तो अगर ए बी को लिखेंगे तो हम कहेंगे बी जो लास्ट में आ रहा है, यहाँ जो बाद में आ रहा है उसका एंड पॉइंट नहीं है, उसका एंड पॉइंट नहीं है। पर अगर बी ए को लिखेंगे, अगर ये एक जैसा लिखता तो इसमें भी जो बाद में अंक आता उसका एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ पर ए का एंड पॉइंट है। तो अगर इसमें देखो तो इसमें बाद वाले का एंड पॉइंट नहीं है, तो इसमें भी बाद वाले का एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, पर इसमें तो एक एंड पॉइंट है। तो कैसे बराबर हो सकती है? क्या दोनों एक जैसी दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं। इसमें बाद वाले का एंड पॉइंट नहीं है, इसमें बाद वाले का एंड पॉइंट है। देखो है ना, तो कैसे सेम है? इसमें बाद वाले का एंड पॉइंट है, इसमें नहीं है। तो क्या ये दोनों समान है? नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वैसे भी देख सकते हो, देखो ए बी देखो बी ए जस्ट नहीं है ना, ए बी इस तरीके की रेखा होगी और बी ए किस तरीके की रेखा होगी। अगर देखना भी चाहोगे तो बी ए ये होगी, तो कैसे हो सकती है? बी ए भी इसी तरीके की होनी चाहिए थी, सेम रेखाएं नहीं है, ये तुम समझना। किरणें रेखा होती है तो ध्यान रखना भाई एक बात, अगर लाइन होती रेखा होती तो ए बी बराबर बी ए लाइन हो जाएगी, पर अगर किरण की बात करो तो ए बी बराबर बी ए किरण नहीं हो सकती। किरण के केस में ए बी बराबर बी ए किरण नहीं होगी, पर अगर रेखा है तो ए बी बराबर बी ए हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आगे चला जाए। चलो पांचवा सवाल हो गया, छठवें सवाल में चलते हैं। यार दो भिन्न बिंदुओं का एक अद्वितीय रेखा को निर्धारित करता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करेगा, ठीक है, बिल्कुल करेगा। छठवें का अगर तुम देखोगे तो बिल्कुल करेगा। समझ में आया? चलो भैया ट्रू होगा बिल्कुल। दो भिन्न बिंदु अभी बताते, दो भिन्न बिंदु एक अद्वितीय रेखा को निर्धारित करते हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीके से। सातवां कह रहा है तीन, ये वाला क्या होगा? ट्रू। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि तीन रेखाएं संगामी हों और उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु। बिल्कुल, हमने बताया था संगामी रेखाएं क्या होती हैं। मान लो ये कोई पॉइंट है, एक ये रेखा यहाँ से गई, एक यहाँ से गई और एक यहाँ से गई। अगर किसी एक पॉइंट से तीन से ज्यादा रेखाएं चली जाती है, इसी पॉइंट से ये गई, इसी पॉइंट से ये रेखा गई और इसी पॉइंट से ये रेखा गई, तो ये तीनों रेखाएं कैसे कहलाएंगी? संगामी। और क्या इसका कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु है? हाँ होता है, परिभाषा ही गई थी कि एक उभयनिष्ठ बिंदु से तीन रेखाएं जाएंगी तो वो संगामी कहलाएंगी। तो हमेशा संगामी रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा भैया बताओ जरा? ट्रू होगा।
क्या होगा भैया बताओ जरा। इसके बाद क्या हो जाएगा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है दो भिन्न रेखाओं को एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। बिल्कुल सही दे रहा है। अभी हमने कहा था जैसे मान लो ये एक रेखा है, ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक कोई रेखा ले लो, ये मान लो ले लो, तो जब ये आपस में मिलेंगी तो केवल इसका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या है? 2 है। 8वें का भी क्या होगा भैया बताओ जरा। 2। सारे सवाल हम समझा रहे इसीलिए। 9वां क्वेश्चन देखो, कह रहा दो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या एक रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये मान लो एक रेखा है, ये दो रेखा है, ठीक है। मान लो ये रेखा फॉर एग्जाम्पल 9वां, मान लो यहाँ 9वां समझा रहे हैं, ये 9वां, मान लो ये रेखा है, ठीक है, ठीक है। इस रेखा के समांतर रेखा ये वाली होगी, होगी कि नहीं होगी? पर कह रहा इस रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद कर देती है। अब क्या इस रेखा की भी ये रेखा समांतर है? नहीं है। कहीं समांतर दिख रही है? नहीं दिख रही। ये इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। अब इस रेखा को अगर कोई प्रतिच्छेद कर रहा है तो क्या वो प्रतिच्छेद रेखा भी इस रेखा के समांतर हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रही है? तो हम क्या कहेंगे, 9वां का क्या होगा, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा समांतर नहीं हो सकती। बात सही है। 10वें क्वेश्चन में आओ, क्या कह रहा है, दो रेखाएं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती? नहीं कर सकती। दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। किस रेखा पर प्रतिच्छेद करती? केवल एक ही पर। बात समझ में आ रही है? तो 10वें का आंसर क्या होगा भैया बताओ जरा। फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। सातवां नंबर क्वेश्चन, A B C D E F G H। कह रहा है ये सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना, AH बराबर AB प्लस BC प्लस CD, ठीक है। AH हम मान लेते हैं ये दूरी x, A से B तक की दूरी हम क्या मान ले x, B से C तक की दूरी क्या मान ले x, C से D तक की दूरी भी मान ले क्या x। हर एक दूरी बराबर है तो हर एक दूरी क्या मान ले हम x। हमने मान लिया, माना A से B तक की दूरी क्या है x, B से C तक की भी दूरी क्या होगी बता जरा। लिख दो AB बराबर क्या हमने मान ली, BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FG बराबर GH बराबर हमने क्या मान लिया x, ठीक है। क्या मान लिया x। चाहे x ना मानो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ना x मानो ना कुछ मानो। हमको पता है इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी और जी एच, सबको जब जोड़ेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस का एफ जी प्लस का जी एच, जब हम इन सारी इसको जब इन सारी चीज़ों को जोड़ते हैं तभी तो ये पूरी लंबी भुजा बनती है। और इस पूरी लंबी भुजा का नाम क्या है? ए एच। ए एच कैसे बनेगा? ये पूरा ए एच कैसे बनेगा? ये ए एच में ए बी जुड़ा होगा, बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी और जी एच, जब ये छोटे छोटे पार्ट जुड़े होंगे तब ये पूरी लाइन ए एच बनी होगी। तो हम कह सकते हैं ये सारे छोटे पार्ट जब जुड़े होंगे तभी तो ए एच बना होगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, कह रहा है ये सिद्ध करो ए एच ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी से बड़ा है। हाँ तो जाहिर सी बात है जो ए एच है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इधर साइड रख लो बराबर ए एच माइनस डी ई, ऐसे कर लो। मान लो ए बी प्लस सी डी प्लस डी ई, इन सारी भुजाओं को क्या मान लो x, क्या मान लो x, डी ई से डी ई ई एफ एफ जी जी एच, इन सारी भुजाओं को x मान लो। हमने यहाँ लिख लो माना डी ई
प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच बराबर एक्स। और जाहिर सी बात, जब ये x आ गया तो हमें पता है कि अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी में अगर x जुड़ेगा, अगर x कुछ भी जुड़ेगा तब ये इसके बराबर आ रहा है। जैसे 3 कोई संख्या है, 3 में जब कुछ जुड़ेगा, 2 मान लो जुड़ेगा, तब वो 5 के बराबर आ जाएगा। क्या अकेले 3 के 5 बराबर आ सकता? नहीं, जब उसमें कुछ चीज़ जुड़ेगी, 3 में 2 जुड़ेगा तब वो उसके बराबर आएगा ना। तो यानी कि जैसे मान लो 2 है, 2 5 के बराबर कब आएगा? जब 2 में क्या जुड़ जाए? 3 जुड़ जाए। ठीक है, अगर 3 हटा लिया जाए तो 2 क्या हो जाएगा? छोटा। इसी तरीके जब भी इसमें कोई संख्या ऐड होती है और वो उसके बराबर आता है, तो अगर वो ऐड वाली संख्या हटा ले तो हमेशा ये चीज़ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। समझ में आया? तो अगर हम इससे x हटा ले, क्या हटा ले? x हटाएंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ऑलरेडी किससे छोटी हो जाएगी? ए से छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इसमें x जुड़ रहा है, जब इसमें x जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है, तब ये इसके बराबर हो रहा है। अगर नहीं जुड़ेगा तो क्या इससे छोटा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी में कुछ जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है, तब इसके बराबर हो रहा है। तो अगर ये जुड़ने वाला पार्ट हटा लेंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा? छोटा। जब हमारे साथ कोई शक्ति जुड़ रही है तब हम किसी के बराबर हो रहे हैं। तो अगर वो शक्ति हट जाएगी हम अपने आप, तो हमारी शक्ति कम नहीं हो जाएगी? भैया बताओ जरा। तो जब इसमें कुछ चीज़ जुड़ रही तब ये इसके बराबर हो पा रहा है। तो अगर जुड़ने वाला पार्ट हटा लिया जाएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो इसको लिख लेंगे इति सिद्धम। ये वाली थ्योरम भी हो गई। समझ में आई? चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें में। चलो आगे चलते हैं। 6A का प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 8वां कर लेते हैं। बात समझो भाई। ए सी बी डी ई क्या रहा है? ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी पहली इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है? कह रहा है सी डी बराबर सी ई, सी डी बराबर सी ई। देखो, चाहे सी डी बराबर सी लिखो और चाहे सी ई बराबर सी डी लिखो, बात क्या है? एक ही है भाई। बात क्या है? एक ही है भाई। चाहे ये 3 बराबर 4 लिखो, चाहे 4 बराबर 3 लिखो, बात क्या है? एक ही है। चाहे सी डी बराबर सी लिखो, चाहे सी बराबर क्या लिखो? सी डी, बात क्या है? एक। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को जरा जोड़ो। बंद कर दो जरा। अब देखो, पहली इक्वेशन के साथ दूसरी इक्वेशन को जोड़ दो तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, इक्वेशन 1 को जोड़ो तो AC 1 और 2 को जोड़ो तो इधर का इधर जुड़ेगा और उधर का उधर जुड़ेगा। तो AC प्लस CE बराबर BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब देखो AC प्लस CE, अगर चित्र में जाओ तो AC और CE, देखो AC और CE, ये और ये मिलके पूरी लाइन क्या नहीं कवर हो रही है? ये बताओ जरा। अगर चित्र में देखो तो AC और CE मिलके क्या हो रहा है? एक हो रही है कि नहीं हो रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चित्र में देखो AC और CE, यानी कि AC और CE अगर मिल रही तो ये पूरी लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है? तो कहेंगे AC प्लस CE बराबर क्या हो जाएगा? AE बराबर BC प्लस CD। देखो BC और CD, अगर BC और CD को मिलाओ तो क्या पूरी लाइन नहीं बन रही है? BD बन रही ना। तो BC प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा? BD। हम कहेंगे AC प्लस CE बराबर AE और BC प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा? BD। ये कहां से हमको पता चला? चित्र से, चित्रानुसार ये हमको पता है। तो AE बराबर क्या आ गया? BD इति सिद्धम। यही सिद्ध करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से देखो, हम क्या, दो हमें चीजें दी गई, AC बराबर BC और CE बराबर CD। हमने उठा के दोनों को जोड़ दिया तो क्या आया? AC प्लस CE बराबर BC प्लस CD। AC प्लस CE, AC प्लस CE, AC प्लस CE को क्या लिखते हैं? AE। क्या लिखते हैं? AE।
अब BC प्लस CD को क्या लिखते हैं BD, ठीक है। तो AE बराबर BD आ गया, और ये दोनों किसके थे, चित्रानुसार। बात समझ में आई वाला क्वेश्चन? कोई दिक्कत है किसी को, बताओ जरा, कोई समस्या? चलो उतार लो जरा भैया, ये इतनी सिद्ध संस्कृत का Hence proof that भी लिख सकते हो, यदि सिद्धम भी लिख सकते हो, या सिद्ध हुआ, क्या या सिद्ध करना था ये भी लिख सकते हो। यस सर। आगे चले सवालों में। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ये दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, समझ में आया? तो देखो ये पहली इक्वेशन है, ये क्या है, दूसरी इक्वेशन। अगर चित्र में तुम देखो तो चित्र में हम दिखाएंगे ये कोण 1 है, इतना कोण क्या है, 1 है, और ये वाला कोण क्या है, अगर इसको हम और अच्छे से बना दें तो ये वाला कोण क्या बताओ जरा, ये कोण 2 है, ये कोण 1 है और ये क्या है, कोण 2 है। इसी तरीके, सॉरी ये 3 है, 1 2 3 है, हाँ। ये वाला कोण क्या है ये बताओ जरा, ये वाला कोण 3 है, ठीक है। ये कोण 1 है, ये कोण 3 है, ये कोण 2 है, ये क्या है, कोण 4। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। हम कहेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, जोड़ो, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। कोण 1 प्लस कोण 3 क्या है, अगर तुम चित्र में देखो तो क्या कोण 1 और कोण 3, ये वाला कोण और ये वाला कोण, चाहिए पूरा कोण नहीं बन रहा है, बताओ जरा, सबको समझ में आ रहा है ना? ये देखो 1 और 3, अगर 1 को और 3 को मिलाओगे तो पूरा कोण नहीं बन रहा क्या, ये बताओ जरा। ये वाला और ये वाला कोण 1 है, ये वाला कोण 3 है, तो अगर 1 और 3 को मिला देंगे तो पूरा कोण नहीं बन जाएगा क्या, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इस पूरे कोण को क्या कहते हैं बताओ जरा, इस पूरे कोण को कहेंगे कोण बी, क्या कहेंगे, कोण बी। बात समझ में आया? इस पूरे कोण को क्या कहेंगे, क्या ऐसे कह दो, कोण 1 और कोण 3 को समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। कोण 1 प्लस कोण 3 समझ में आया, कोण 2 प्लस कोण 4। अब हमको सिद्ध क्या करना था, कोण ABC। देखो कोण 1 और कोण 3, ये कोण जो पूरा है, अगर हम कोण 1 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब इस पूरे कोण को क्या कहेंगे, कोण A B और C, क्या कहेंगे, कोण A B और C, कहेंगे कोण A B और C बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। अगर इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, अगर इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ेंगे तो पूरा कोण बनेगा कि नहीं बनेगा भैया, बता दो। और इस पूरे कोण को क्या कहेंगे, C B और D, कहेंगे कोण C B और D, यही सिद्ध करना था। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई भैया, बता जरा। कोण 1 प्लस कोण 3 को जोड़ा तो ये पूरा कोण बन गया, कोण 2 प्लस कोण 4 जो ये पूरा कोण बन गया। इस पूरे कोण का नाम है ABC और इस पूरे कोण का नाम क्या है, CBD। तो हम कहेंगे यही सिद्ध करना, यही सिद्ध करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो उतार लो। चला जाए भाई, बताओ। ये सवाल दे रखा है, प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है जो C है वो AB का मध्य बिंदु है। ध्यान रखना, कह रहा है जो C है, ये जो C पॉइंट है ये AB का मध्य बिंदु है। AB के मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है,
जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी भैया बताओ जरा, x। यानी कि जितना AC हो, अगर C मिड पॉइंट है, अगर C क्या है मिड पॉइंट, तो जितना AC होगा उतना ही क्या होगा CB। समझ में आया, जितना AC होगा उतना क्या होगा CB। हम कहेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अगर C मध्य बिंदु है, C मध्य बिंदु है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा भैया बताओ जरा, CB। AC किसके बराबर होगा, CB के। और हमको पता है अगर ये पूरी भुजा AB ले ले तो AB बराबर क्या आ जाएगी, AC प्लस CB। अगर हम ले ले AB, अगर पूरी लाइन AB ले ले तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस CB। भाई AB बराबर क्या आ जाएगा, AC प्लस CB। अगर AC देखो A से C तक जाओ और C से B तक जाओ, AC और CB ये जब दोनों लाइन जोड़ेंगे तो पूरी लाइन आएगी कि नहीं आएगी, तो AC प्लस CB बराबर क्या हो जाता है, AB। तो AB बराबर, अच्छा देखो भैया ये बताओ जरा, CB किसके बराबर है, AC बराबर है ना, तो हम CB की जगह क्या लिख सकते हैं, AC नहीं लिख सकते क्या भैया बताओ जरा, लिख सकते ना, तो AC प्लस AC। तो यहाँ से AB बराबर क्या निकल के आएगा भैया बताओ जरा, 2AC। बात समझ में आया, AB बराबर क्या आया, 2AC। और अगर यहाँ से हम AC की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, AB बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आई। अब इसमें देखो कह रहा है AC, कह रहा है जो D है वो AC का मध्य बिंदु है। अगर D AC का मध्य बिंदु है तो हमने कहा था अगर कोई भी मध्य बिंदु होता है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो चूंकि AC का D मध्य बिंदु है तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी y होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, y। मिड पॉइंट का मतलब ही होता है बीचों बीच, यानी कि जितनी यहाँ से दूरी होगी उतनी ही वहां से होगी। तो यहाँ अगर ये y है तो ये भी क्या होगी, y। यानी कि अगर AD क्या होगी, DC के बराबर होगी। जितनी AD दूरी होगी उतनी क्या होगी, DC। तो हम कहेंगे AD बराबर क्या होगा, DC। क्यों होगा बताओ जरा, क्योंकि हम कहेंगे D क्या है, मध्य बिंदु है किसका, AC का। समझ में आया, D मध्य बिंदु किसका है, AC का, इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, DC। इसमें किसी को कोई समस्या है बताओ। अब देखो अगर AD बराबर DC है तो अब बताओ अगर ये पूरी AC भुजा ले ले AC, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AD। अगर हम AD और DC को जोड़ ले, किसको किसको जोड़ ले, AD और DC को। अगर AD और DC को जोड़ेंगे तो पूरी AC नहीं आ जाएगी क्या भैया बताओ जरा। तो हम कह सकते हैं AC बराबर क्या होगा, AD प्लस DC। अगर ये AC ले ले, ये AC ले ले तो AC बराबर क्या होगा, AD प्लस DC। बात समझ में आया। अब देखो ये AC, अब हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि DC किसके बराबर होता है, AD के बराबर। तो क्या जहां DC वहां पर हम AD भी लिख सकते हैं। तो जहां DC है वहां हम क्या लिख देंगे, AD हमने लिख दिया। तो AC बराबर क्या आ गया, 2AD आ गया, AD और AD 2AD। AD बराबर क्या आ गया, AC बाई 2। बात समझ में आया। अब देखो AC बराबर हमने क्या रखा था, फ्रॉम इक्वेशन 1 AC की वैल्यू क्या है, AB बाई 2। तो जहां AC है वहां पर हम क्या रख सकते हैं, AB बाई 2 भी रख सकते हैं। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट, इक्वेशन फर्स्ट से हम कह सकते हैं AC की जगह हम क्या रख देंगे, AB बाई 2। AC की जगह क्या रख दिया, AB बाई 2, और ये 2 है, ये 2 यहाँ रख दिया, AD। यहाँ से क्या आ गया, AD बराबर क्या आ गया, AB बटे 4 बराबर क्या आ गया, AD। यही हमको सिद्ध करना था, हम लिख देंगे इति सिद्ध। AD बराबर AB बटे 4, यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, देख लो जो नहीं समझ में आया वो पूछ लो। क्या का क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध करो x माइनस 5 बराबर 15। कह रहा है x माइनस 5 बराबर 15, कह रहा है सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो यूक्लिड प्रमेय क्या होती है, दोनों तरफ जितना यहाँ माइनस है यहाँ जीरो करने की कोशिश करेंगे। और जीरो कब कर सकते हैं, जितना यहाँ माइनस हो उतना ही प्लस करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो हम उतना ही माइनस कर देते हैं, और यहाँ अगर उतना माइनस है तो उतना क्या कर देंगे, प्लस। जैसे यहाँ -5 है तो इसका अपोजिट करेंगे, +5 कर देंगे। क्या करेंगे, +5। तो x माइनस हम कहेंगे दोनों तरफ 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, तो ये x -5 है। हमने कहा था अगर यहाँ -5 दिखे तो क्या कर देंगे, +5।
बस शर्त ये अगर यहाँ +5 करेंगे तो उधर साइड पे हमको +5 करना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखो -5 + 5 कट जाएंगे और x बराबर क्या आ जाएगा 20। यही आ गया आंसर। कोई दिक्कत है? बताओ जरा। जितना भी हो, अगर यहाँ -5 है तो उसका अपोजिट यानी +5 करना पड़ेगा। -2 होता तो +2, -10 होता तो +10, और जितना यहाँ करेंगे उतना ही हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जितना यहाँ पर हो उसके अपोजिट, अगर यहाँ -5 है तो हमने क्या कर दिया +5, और अगर यहाँ उतना करेंगे तो उतना हमको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। बात समझ में आया? चलो अब 10 सवाल हमने इस क्वेश्चन के करा दिए। 11वां क्वेश्चन सेम 90 सवाल के तरीके होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर दिमाग आ जाए